लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमा। अब 1 जून को देश के 57 सीटों पर मतदान होगा। इसमें यूपी की 13 सीटें भी शामिल हैं। ये 13 सीटें पूर्वांचल की हैं, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 13 सीटों में से 11 पर कब्जा किया था। बीजेपी ने इस बार भी इन सीटों पर कब्जे के लिए पूरी ताकत लगा दी। 73 दिन तक चले चुनाव प्रचार में मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मुस्लिम आरक्षण, संविधान को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। वहीं इंडी गठबंधन भी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को बेकरार है। ऐसे में सवाल उठता है कि खत्म हुआ प्रचार, अब 4 जून को किसकी सरकार? दो टूक में करेंगे बहस, लेकिन पहले सुनवाते हैं बयान। 7वां चरण विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और इंडी गठबंधन की समाप्ति का चरण है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए जनता के आशीर्वाद से 400 पार कराने वाला चरण है। निश्चित रूप से 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए होंगे 400 पार, तो विपक्ष के खेमे में मचेगा हाहाकार। और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में पहले चरण से जो रुझान शुरू हुआ था, वो आखिरी 6 चरणों तक जो है वही रुझान रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एनडीए गठबंधन के पक्ष में लोगों की लहर रही है। एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। तमाम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 7वें चरण के चुनाव में जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है वो 7वें आसमान पे है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो बयान है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो अपनी हार को लेकर के निश्चित हैं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 73 दिन चला प्रचार, किसकी बन रही सरकार? प्रचार नीति किसकी भारी? कौन खेलेगा नई पारी? विपक्ष में भय, सनातन साधना से सत्ता तय। पूर्वांचल का गेम ऑफ 13 बदलेगा सियासी सीट। 486 सीट पर 57 सीट से 400 पार वाला बहुमत। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दिए। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ज़ेबा खान जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत ज़ेबा खान जी आपसे करेंगे, क्योंकि ये 13 सीट महत्वपूर्ण, बेहद 19 का जो आंकड़ा रहा है, केवल 2 सीट ऐसी जिस पर बीजेपी का कब्जा नहीं रहा। 11 सीट बीजेपी के खाते में। बयानबाजियां होती रही, लगातार प्रचार का जोर देखा गया। सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस कहां है, या कहें गठबंधन कहां है? राहुल जी, इस बार हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और 4 तारीख का हमें इंतजार है। और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, जो झूठे वादे थे, उससे थक चुकी है। बेरोजगारी से युवा परेशान हो चुके हैं। महंगाई से पूरा देश परेशान, कमर तोड़ महंगाई, महिलाएं परेशान है। और महिला सुरक्षा तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया है, सिर्फ जुमले देती है। और ये जो सरकार है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बात करती है। और दूसरी तरफ हमारा जो मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो, कि 1 जुलाई से हम 8500 रुपए हर महिला, जो गरीब महिला के मुखिया के अकाउंट में आएंगे। तो इससे और 1 लाख रुपए इससे सालाना होते हैं। और 15 अगस्त से जो ठीक है, ये तो ठीक है। कर्नाटक में भी आप लोगों ने कहा था, तो क्या कर्नाटक में आप लोगों ने दिया? ये भी क्लियर करते चलिए। सरकारी पद रिक्त है, उसको भरे जाएंगे और किसानों को एमएसपी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार देश की जनता मुद्दों पे लड़ रही है, मुद्दों चाहती है, मुद्दा पे रहना चाहती है, विकास चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे चुनाव में इन्हें मुद्दों से भटकाने का काम किया है। मंगलसूत्र, मुसलमान, नकाब, जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की बात। नहीं, तो आप लोगों ने भी तो कहा है कि संविधान बदल देंगे। अगर वो आते हैं तो संविधान बदल देंगे। संविधान है, वो संविधान बदल देंगे। उनके बड़े बड़े लीडर्स मंचों से भाषण दे रहे हैं। ये हमने नहीं बोला है, ये भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स मंच से बोल रहे हैं। क्या आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना है, पूरे देश ने सुना है। और नहीं, राहुल गांधी एक किताब दिखाते हैं, कहते हैं ये नहीं बदलने देंगे, 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, संविधान वो बदल देंगे आएंगे तो।
सही बात है, क्योंकि अब देश की जनता का देखिए, जब चुनाव हुआ था तब तक तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लीडर्स, जब भी कोई लीडर ये बोलते थे खुले मंचों से कि हम लोग संविधान बदल देंगे, 400 सीट नहीं, वो तो आपके संकल्प पत्र में, आपके उसमें घोषणा पत्र में है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे। राहुल जी, तभी तो वो कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं, गलत बात कैसे? खोलिए ना अपना भाजपा के अपना संकल्प पत्र खोलिए, संविधान संकल्प पत्र खोलिए। ज़ेबा खान जी, संकल्प पत्र खोलिए, प्रधानमंत्री घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, न्याय पत्र, जो भी पत्र है वो खोलिए तो देखिए अल्पसंख्यक वाला कॉलम क्या है। देश की जनता का मूड भाजपा ने भाप लिया कि भाजपा नहीं, देखिए जनता ने भाप लिया या नहीं भापा, आप लोगों ने क्या भापा ये भी जानना बेहद जरूरी है। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, कल तक जो आपके साथ थे इस 13 सीट पर कहे कई ऐसी महत्वपूर्ण सीट जहां वो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव में अब तक रहे आपके साथ। एक मिनट, ज़ेबा जी आपके ही सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे सवाल, आप ही से बात करें क्या केवल आप ही नहीं, हो गया, बस कीजिए आते हैं अभी ज़ेबा खान आते हैं अभी, ज़ेबा खान आते हैं अभी, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। भुवन भास्कर जी, जो कल तक आपके साथ थे आज वो इस चुनाव में आपके विरोध में है। सवाल इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पाती। देखिए राहुल जी, जो 2014 और 19 का चुनाव था उससे ये 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। मुझे भी लगभग 5 लोकसभा में काम करने का अवसर मिला और मैंने ये पाया अपने सामाजिक और राजनीतिक अनुभव के आधार पर, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे बाद में वो जुमले हो गए और नई गारंटी बन के आए। और खास तौर पे युवा, किसान और मातृशक्ति, इनसे जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो हमें लगता है, और जो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, वो हमें दिखाई दिया कि वो उत्तर प्रदेश का एक आंदोलन बन गया है और सारा पीडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खड़ा हो गया है। और आपको जब 4 तारीख को हम बैठेंगे, हमारी आपकी तो लगभग हर दूसरे दिन मुलाकात होती है, 4 जून को भी हमें आप बैठने का अवसर देंगे, तो मुझे पूरा विषय है। और सत्ता जो है कोई भी हम तो देंगे अवसर, लेकिन जनता क्या देगी आप लोगों को अवसर? आप तो कहते हैं जनता लड़ाई लड़ रही है, तो फिर आप लोग नगण्य हैं, एक तरीके से कहे शून्य पर हैं आप लोग। फिर तो जनता का लड़ाई लड़ रही है, अगर विपक्ष भी साथ दे देता तो ये लड़ाई और बेहतर होती, लेकिन आप जनता के भरोसे रह गए। मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा ये अगर हम राजनीति को समझना चाहें, ये 3 वर्ग जो है ये असली भारत है, महिला, किसान और युवा। ये तीनों को अगर हम जोड़ दे तो ये तीनों वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। और वो जो लगातार हमारे नेता ने कहा है वो उसके साथ आके खड़ा हो गया। मैंने ये नहीं वो आपके साथ बोला है कि पीडीए प्लस इंडिया का जो सूत्र था उसके साथ ये तीनों वर्ग खड़ा हो गया है। और आप परिणाम देखिए, अब तो कुछ भी ऐसा नहीं, लास्ट चरण का मतदान बचा राहुल जी, और आप भी नहीं भाग सकते, हम भी नहीं भाग सकते। अब तो जो परिणाम है वो तय हो गया है और कल 1 तारीख को लास्ट हो जाएगा 7वें फेज का। हमें पूरी जिम्मेदारी से, जैसा समर्थन हमने देखा है माननीय अखिलेश जी की सभाओं में, माननीय राहुल जी की सभाओं में, हमें पूरा विषय ठीक है। देखिए, अपर्णा दीक्षित की तरफ चले, हम उनसे सवाल जवाब करें जी। एक छोटा सा सवाल भुवन भास्कर जी, तैयारी पूरी हो गई दिल्ली चलने की? यानी लखनऊ से निकलेंगे या सफाई से जाएंगे अखिलेश यादव दिल्ली के लिए? देखिए, इस देश में जो जनता जनार्दन होती है, 140 करोड़ देशवासी जो फैसला करेंगे, समाजवादी पार्टी उसको सिर माथे पे लेगी। और हमें पूरा एक तरफ कह रहे हैं सिर माथे पे लेगी जो फैसला होगा, एक तरफ कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, पीडीए एनडीए चल रहा है। अपर्णा दीक्षित को कह रहा हूं, अपर्णा दीक्षित देखिए, अब मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं जो देखिए ये अहंकार आ जाता है अगर हम बोल रहे हैं। ठीक है, वो अहंकार है, वो ठीक है, वो अहंकार है। आप लोगों के पास, आप लोग जब कुछ करते हैं वो अहंकार नहीं होता। छोड़ दीजिए ना अपर्णा दीक्षित, छोड़ दीजिए ना, क्यों भूतकाल में ना चलिए, अभी आज की बात करें, वर्तमान की और भविष्य की बात की जाए। अपर्णा दीक्षित, 13 में से 11 सीट आई थी, इस बार क्या 13 की 13, क्या मतलब किस तरीके से आप देख रही हैं? क्योंकि पूर्वांचलकरण ये जिस तरीके से महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय देखकर अपने मुद्दे नहीं बदलती है। इनको देखो, इनका दुर्भाग्य सबसे बड़ा तो ये है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस संभाली तो कांग्रेस के बुरे दिन आ गए। समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य देखो, अखिलेश यादव ने जब से समाजवादी पार्टी संभाली अखिलेश यादव जी ने, तो समाजवादी पार्टी में एक भी चुनाव अभी तक नहीं जीते हैं, पंचायत चुनाव तक भी नहीं जीते हैं।
ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं इस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। ये बात तो करते हैं कि हम आएंगे और हम जीतेंगे। पिछली बार के आप चुनाव देखेंगे 2022 का और 2019 का, तो इन्होंने सवर्ण वोटों को साधने की कोशिश करी थी, जिसमें ये लगातार परशुराम जी के बारे में बात कर रहे थे। परशुराम जी के बारे में वहां जहां पर भी ब्राह्मण समुदाय बैठते थे वहां जाने की कोशिश करते थे और उनको साधने की कोशिश करते थे। इन्होंने पीडीए का इस बार नारा दिया, तो पीडीए के लिए आपको बता दूं तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में घटक दल है जिनके साथ हमने गठबंधन किया, पीडीए में तो पी तो निकल गई पल्लवी, नहीं आते जी, बिल्कुल वो एक सीट कहीं ना कहीं बात नहीं हो पाई, उस वजह से निकल गई। लेकिन क्या ये आपके राजभर जी नहीं आते हैं पीडीए में? क्या आपके अनुप्रिया पटेल जी नहीं आती हैं? क्या आपके जयंत चौधरी जी नहीं आते हैं? तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमारे मुद्दे नहीं बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं विपक्ष के, क्योंकि इनको हर हालत में कुछ भी करके, झूठ बोल के, जनता को बरगला के आपको आना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। चाहे मैनिफेस्टो उठा के देख लो, चाहे इनकी बयानबाजी देख लो, चाहे इनको कहीं से भी अगर इनको वोट मिलता है तो एक जाति विशेष के बारे में ये अल्पसंख्यक का मुद्दा लेकर आते हैं, मैनिफेस्टो तक को नहीं छोड़ते हैं। और आप बात करते हैं कि आप लोकतंत्र के महापर्व में आपने एक चुनाव, आपने अभी तक एक चेहरा नहीं बता पाया। जब भी चेहरे की बात होती है राहुल गांधी की, तो इनकी पार्टी तुरंत बैक फुट पर आती है और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार नहीं बोलते हैं कि देखो कोई अभी तक चुनाव नहीं, अभी इस तरीके का चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अपर्णा दीक्षित खारिज करते थे। अपर्णा दीक्षित नहीं, हाँ, बात कर रही थी आप, वो छोड़ दीजिए ना, मुद्दों की बात तो होनी थी, चुनाव में हो गई सारी चीजें। वो तो कह रहे हैं 80 की 80 हम जीत रहे हैं, दिल्ली में सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन कौन बैठेगा ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। पिछली बार 2019 में जिनकी टोटल 4-5 सीटें थी, आज वो बात कर रहे हैं कि हम अपने सत्ता में आएंगे और केंद्र में जाके बैठेंगे। अरे अपनी पहले आकलन तो कर लो। 49 सीट लाने वाले आज सब लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, मजबूरी हो गई उनकी गठबंधन करना। इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस वजह से तो उन्होंने गठबंधन किया। कहीं उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। इंडी अलायंस जो अपने आप में इन्होंने बना के रखा, कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहा है राहुल जी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है और हमें सत्ता में आना है का नारा लगा दिया है। केजरीवाल जी इनके तो जेल में अब 2 जून को जाएंगे। इनके पास मुद्दे क्या है आप बताइए ना। जनता के अच्छी की बात करते हैं, ये कहाँ अच्छा जनता को दिख रहा है? ठीक है ज़ेबा खान जी, जेल में जाएंगे तो जनता को क्या? ज़ेबा खान जी, इतना कहा जा रहा है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कुनबा तो जोड़ लिया है, कहीं ईंट ना या रोड़ा कहीं निकल ना जाए फिर 4 को। कुनबा तो इनका भी छोटा नहीं है। पहले अमेठी की बात कर लें कि स्मृति ईरानी जीत रही है या नहीं, और आपके पार्टी में इंटरनल कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग नहीं छिपाइएगा, आप लोग छिपा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, वो भी बाहर आ रहे हैं। और इंतजार कीजिए ना 4 तारीख का। घमंड की बात मत कीजिए कि इतने कम सीट है और ये लोग इतना लाने की बात करते हैं। घमंड की बात मत कीजिए, 4 तारीख के बाद जवाब भी देना हम आपको मुद्दे बता रहे हैं। और जब स्मृति ईरानी अमेठी हारेंगी ना, सब फिर बात कीजिएगा, तब फिर अपना जवाब कीजिएगा। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव के हालात को देखते हुए, जनता के रुझान को देखते हुए ऑफिसेज में पेपर जलने शुरू हो गए हैं, डेटा को जलाना शुरू कर दिया गया है। सरकार में शुरू हुए थे मैम साहब, ऐसा सुनिए मेरी बात। हाँ, ये वो पता है। और आप क्या बोल रही हैं कि हम जाति की बात करते हैं, हम बांटने की बात करते हैं। आप लोग ज़ेबा खान जी, सब कुछ तो ऑनलाइन है, सब कुछ तो डिजिटल है, सब कुछ तो डिजिटल है। विदेश में पढ़ाई, अब पेपर जला के किसी को क्या मिलेगा? सब तो डिजिटल हो रखा है, हर ऑफिस की वेबसाइट पर जाइए, सारी चीजें मिल जाएंगी। जलाने से कुछ नहीं होता है, जितने पाप है ना वो सब खुलेगा 4 तारीख के बाद। जलाने से कुछ नहीं होता है, जलाने से। नहीं, किसके पाप की बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन को अपने पाप इंडिया गठबंधन की शक्ति को देखते हुए डर गई है। भ्रष्टाचार का आरोप दिखाइए राहुल जी। मैं चुप थी जब अपर्णा जी बोल रही थी। अपर्णा जी को बोलिए प्लीज चुप रहे, मैं सुन रही थी। पूरा देश की जनता ने देखा है कि इनकी क्या प्रमुख किस बात को ये अग्रिम रखते हैं, जनता के मुद्दों को रखते हैं या फिर अपने पूंजीपति को रखते हैं। और देश की जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को देख रही है कि किस तरह 1 जुलाई से
पूरे जो गरीब परिवार की महिलाओं के अकाउंट में 8500 रुपए खटाखट आएंगे और सालाना एक मिनट अपर्णा दीक्षित जी, अपर्णा दीक्षित जी बोलने दीजिए। किस तरह जो 30 लाख बेरोजगार युवक है, 30 लाख जो एक मिनट। सरकारी पदे खाली है, 15 अगस्त से उन पदों पर जो रिक्त पदे हैं उन पर भर्ती शुरू हो जाएगी। इस बार देश की जनता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ठीक। और ये जो जुमले देते हाँ, आपने अपने घोषणा पत्र का जिक्र किया ज़ेबा खान जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं। ये बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे आप लोग फिर? तो बहुसंख्यकों को क्या कहाँ आप लोग रख देंगे फिर? देखिए, हम लोग सभी को लेकर चलेंगे। उसमें तो लिखा हुआ है आपके घोषणा पत्र में, बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे। हर शोषित, पीड़ित, वंचित हर समुदाय को, किसान हो, महिला हो, सभी को अधिकार। तो फिर बहुसंख्यक कौन है? तो भाजपा हर रोज ज़ेबा खान जी, बहुसंख्यक कौन है फिर? जो आपके घोषणा पत्र में बहुसंख्यक वो कौन है? बीजेपी वाले? रोज नए मुद्दे को लेकर ज़ेबा खान जी, बीजेपी वाले हैं बहुसंख्यक क्या? बहुत दुखद है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री गांधी जी का अपमान करते हैं, कि गांधी जी को एक फिल्म से। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी आ रहे हैं। अपर्णा दीक्षित, एक मिनट। भुवन भास्कर जोशी जी, पढ़े लिखे नेता में और एक इलिटरेट कोई बन जाए। पढ़े लिखे तो हमारे भुवन भास्कर जोशी जी भी हैं, प्रोफेसर हैं, उन्हें तो बोलने दीजिए। सुने होते ना ज़ेबा खान जी, स्कूल की पुस्तकें पढ़े होते। नहीं, पहले हम विकसित देशों में आते थे, गांधी जी के पहले हम विकसित देशों में आते थे, आज विकासशील देशों में हैं। क्या ये एक दिनों में हुआ है? हाँ, ये 10 सालों में हुआ है। पहले तो हम विकसित थे, आपके मुताबिक 10 सालों में हम विकासशील में हो गए हैं, नहीं तो पहले विकसित देश होता था। नहीं राहुल जी, भुवन भास्कर जी बोलिए। राहुल जी, आप ये भुवन भास्कर जी, देखिए राहुल जी, अभी आपने बोलने का काम करा कि यहाँ पर सब डिजिटल है। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। छगन भुजबल की फाइल जो है गायब है। छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई इसी देश में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में। और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूं, इन्होंने शायद आदरणीय अटल जी का शासन नहीं देखा। इससे भी ज्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंस था, चुनाव भी 6 महीने पहले कर दिए थे, इंडिया साइन का नारा था, और देश की जो जनता है उसने उनकी सत्ता को गर्त में पहुंचाने का। ये सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है। हम कोई भी आया, चाहे कांग्रेस आई, चाहे गठबंधन की सरकार आई, सब जोशी साहब जी, सीबीआई का केस क्यों चल रहा था फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पर? मैं कह रहा हूँ सीबीआई का सरकार किसकी थी राहुल जी? हमारी 10 साल मैं पूछ रहा हूँ, इस 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी की भी चली सजा दीजिए ना। आपने 10 साल करी तो है। आज जितने भ्रष्टाचारी है सब इनके साथ है। कौन ऐसा भ्रष्टाचारी जो भाजपा में नहीं है? जिस पे आरोप प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, अजीत पवार उसको ले गए, छगन भुजबल को ले गए, नरायण राणे को ले गए, मुशर्रफ को ले गए, किसको नहीं ले गए? आज तो सबसे बड़ी पार्टी, चाहे वो 6,986 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला हो, चाहे 500 करोड़ रुपए का, चाहे आप कोरोना काल में लगाई हुई वैक्सीन का हो, वो सारे भ्रष्टाचारी, और सारा भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी है। इनकी कलाई खुल चुकी है। जनता की अदालत में महिलाओं ने, युवाओं ने और इस देश के किसानों ने इनकी विदाई तय कर दी है। ये जनता ने चुनाव लड़ा है। मैंने आपको बताया, हमारे नेता ने जो बात कही थी पीडीए प्लस इंडिया, और जनता ने साथ मिलाकर उसको इनकी विदाई तय कर दिया। परिणाम 4 तारीख को आएगा। और आप भी आप तो कह रहे हैं विदाई तय कर दी, फिर कह रहे हैं परिणाम भी 4 तारीख को आएगा। देखिए हम लोग, आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से घूमते हैं, हम लोग भी अपने सार्वजनिक जीवन के हिसाब से घूमते हैं। हमने जो जनता के मूड को समझा है, हमें पूरा विश्वास है इस बार मोदी जी की विदाई तय। ठीक, आप विश्वास बनाए रखिए। अपर्णा दीक्षित जी, देखिए राहुल जी, ये बात बेरोजगारी की और महंगाई की करते हैं। महंगाई 5% चल रही है, बेरोजगारी 3% चल रही है। आप मुझे एक बात बता दो, आपके इतने साल, 55 साल की कांग्रेस की सरकार ने राज किया, कौन से ऐसे साल थे जिसमें इतनी कम दर हो? रही बात के महिला सशक्तिकरण पर, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। आप मुझे इतना बता दो, आप इतना खुल के आज की डेट में, जितने मैं अपने खुद के अनुभव से बोल रही हूँ, और मैं जब समाज में जाती हूँ तो महिलाओं से बात करती हूँ, वो महिलाएं कहती है जितनी आजादी और जितना सहज महसूस मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रही हूँ, उतना मैंने किसी अपर्णा जी, कल ही आप परसों देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ।
दलित बेटी का रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और आप मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी चुप है? आप बताइए देश को, आप बताइए क्यों मोहन यादव जी चुप है, मुख्यमंत्री जी क्यों चुप है, क्यों मीडिया हाउस चुप है? एक दलित बेटी की हत्या हो गई मध्य प्रदेश में, पूरा परिवार उजाड़ दिया आपने। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो समझ में नहीं आया देश को। आप बताइए, जवाब दीजिए। आप एक महिला है, आप बचाइए बृजभूषण सिंह के बेटे को आपने टिकट क्यों दिया है? देश जानना चाहता है आपने बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया है? आप बताइए देश को, आप बताइए कि बृजभूषण सिंह का लड़का युवाओं की हत्या कर देता है, गाड़ी चढ़ा देता है। आपका टोनी का लड़का वो गाड़ी चढ़ाने का काम करता है किसानों पर। आप घिर गए, आपके नेता अभिमान में है, आप प्रवक्ता लोग अभिमान में हो, आदरणीय मोदी जी अभिमान में है, योगी जी अभिमान में है। यह अभिमान आपका 4 तारीख को तोड़ने जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। यही देश का सच है। इस युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबको छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है और अब आपकी विदाई तय होगी। कहां से आया इतना पैसा उनके पास? कोई हिसाब है? क्योंकि ये काला धन क्या हुआ, कहाँ चला गया काला धन? नहीं, वो अखिलेश यादव के हिसाब पूछ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव कच्चे घर में रहते थे, अब देखिए कितने अरबों की संपत्ति हो रखी है। अपर्णा जी, पहले ये बताइए 70 सालों में जो कर्ज थे देश पर आरबीआई के, वो अब 3 गुना 4 गुना कैसे हो गए? उस पर तो बताइए। अगर इतना विकास हो ही रहा है तो उन आंकड़ों पर बात कर पा रही है? आपकी सरकार में आंकड़े नहीं थे, आता था जाता था और खा लेते थे। आज आंकड़े तो हैं, आप बात कर पा रही है कि व्यवस्था अगर चलाई है तो माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है, तो भ्रष्टाचार की बात आप लोग मत कीजिए। आपको पता है ना, जब पूरा दुनिया आर्थिक मंदी से अर्पणा जी आप मत करिए भ्रष्टाचार की। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ठीक है, चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आखिरी चरण का चुनाव यानी कि मतदान, और ऐसे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल हर मतदाता करेगा और फिर 4 जून तारीख की दिल्ली के सिंहासन पर कौन राज करेगा जब रिजल्ट सामने होगा। हालांकि उससे पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये रहेगा। 2 टूक में।